आज मेरे पति अपने किसी बहुत ही जरूरी काम की वजह से शहर गए हुए थे। वैसे तो वो अक्सर ही शहर जाते रहते थे, लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा मन किसी अनहोनी के होने के अंदेशे से अजीब तरह से घबरा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आज अपने कमरे में अकेले मुझे घबराहट भी हो रही थी। शायद इसकी वजह ये थी क्योंकि मेरा कमरा बाहर की तरफ बिल्कुल एकांत में पड़ जाता था, और दूसरा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। मैं चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोने के लिए लेट गई। अभी करीब 1 घंटा बीता ही होगा कि तभी मुझे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर लग रहा था कि जैसे कोई मेरे दरवाजे के लॉक को किसी चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। मैं समझ गई कि मेरे पति शहर से वापस आ गए हैं, क्योंकि उनके पास भी एक एक्स्ट्रा चाबी रहती है। मैं जैसे ही उनसे पूछने वाली थी कि आज तो आप वापस आने वाले नहीं थे, कि तभी अचानक से बाहर बिजली कड़की, और उस बिजली की रोशनी में सामने खड़ा हुआ जो शख्स मुझे दिखाई दिया, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर जी थे, जो कि पूरी तरह से बारिश में भीगे हुए थे। और उस वक्त वो जिस तरह की स्थिति में मेरे सामने खड़े थे, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति को देख सकती थी। उन्हें ऐसी हालत में देखना ना सिर्फ मैं शर्मिंदगी से भर गई, बल्कि बुरी तरह से घबरा भी गई। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी पूछ पाती, वो इतनी तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़े कि मुझे ना तो उनसे कुछ पूछने का मौका मिला और ना ही किसी और को पुकारने का। और फिर उसके बाद तो जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। सब कुछ बिखर चुका था। उन्होंने एक झटके में ही मेरी साड़ी, मैं उनसे गुहार लगा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। इस सब के बीच जब मैंने जमीन पे नजर डाली तो वहां वो सारे कपड़े पड़े हुए थे जो कुछ देर पहले मैं पहनकर आराम से सो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इसके बाद उन्होंने जो किया, मैं दर्द से भर गई। मेरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, लेकिन उन्हें सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि बाहर तेज बारिश और बिजली की कड़कने की आवाज से मेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा नाम जानवी है। मैं बस 2 महीने बाद ही 18 साल की होने वाली हूँ। मुझे खुद के 18 साल होने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैं जैसे ही 18 साल की हो जाऊंगी, मेरा गौना हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि गौना किसे कहते हैं। दरअसल हम लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती है, लेकिन हमें हमारे पतियों के साथ विदा तभी किया जाता है जब हम 18 साल के हो जाते हैं। ये चलन बहुत पहले से चला आ रहा है और जिसे गौना के नाम से ही जानते हैं। मैं एक गरीब परिवार में जन्मी थी। मेरे 2 भाई और 4 बहनें हैं, जिनमें सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मैंने हमेशा से बहुत ही ज्यादा गरीबी की मार झेली है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है, तेरी शादी जिससे हुई है वो हम लोगों से ज्यादा पैसे वाला है, और अब तो वो कुछ काम धंधा भी करने लगा है, बिल्कुल शहरी बाबू जैसा बन गया है। मेरी माँ मुझे कहती, जब वो मेरा गौना कर देगी तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं भी अपने पति के साथ बिताए जाने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर खूब खुश होती रहती। मेरी कई सहेलियों का भी गौना हो चुका है, और जब भी वो अपने पीहर से लौटकर यहाँ आती तो उनका साज श्रृंगार, उनके गहने और उनके चेहरे पे अपने पिया से मिलने की खुशी देखकर मैं फूली न समाती, और मुझे भी अपने पिया से मिलने का जो इंतजार है वो और ज्यादा टीस देने लगता। मैं जैसे तैसे करके एक एक दिन गिन के काट रही थी, लेकिन दिन थे कि जैसे कट ही नहीं रहे थे। इधर मैं अपने गौने की वजह से एक एक दिन बेचैनी और खुशी से काट रही थी, लेकिन उधर मेरे बापू हद से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। जब मैंने इसकी वजह माँ से पूछी तो वो कहने लगी कि अब अगर तेरा गौना करेंगे तो तुझे ढेर सारी चीजों को देकर विदा भी तो करना पड़ेगा, और फिर जब लड़के वाले आएंगे तो उनके हाथ में भी तो
कुछ दान दक्षिणा रखनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने जिन भी चीजों की मांग की है वो भी हमें उन्हें देना ही होगा। लेकिन इस वक्त तेरे बापू की मजदूरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, बस इसी वजह से वो थोड़ा परेशान रहते हैं। माँ की ये बात सुनकर मैं खुद भी बहुत दुखी हो गई। मैंने माँ से कहा, तो फिर मुझे अभी विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बापू इतने ज्यादा परेशान रहें। जहाँ मैंने इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ और महीने सही, जब ठीक ठाक पैसे हो जाएं तो उसके बाद ही मुझे विदा किया जाए। इस पर माँ ने कहा, अरे तू तो पागल है, तुझे इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जवान बिटिया को आखिर फिर कब तक हम अपने घर पर बिठा कर रखेंगे? विदा तो हमें करना ही है ना, तो इसीलिए अब जो सही समय है उसी पर विदा कर दिया जाएगा। और रही बात इंतजाम की, तो वो हम मिलकर कहीं न कहीं से कर ही लेंगे। इधर मैं भी अपने गौने की तैयारी करने लगी थी। मुझे खूब सारी चीजें बनानी आती थी, जिस वजह से मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर डलियां हाथों से बिनकर तैयार कर ली। उसके अलावा अच्छे अच्छे बिछौने पे मैंने बहुत ही सुंदर सी कढ़ाई से सजावट की। और उसके अलावा जिन मटकों में मेरे ससुराल खाने पीने का सामान जाने वाला था, उन पर भी बहुत ही अच्छी कलाकारी करके उन्हें सजा लिया था। मेरे पति का नाम माँ ने मुझे ऋषि बताया था। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं उनके लिए कुछ उपहार ले सकती, इसीलिए मैंने एक सुंदर से रूमाल पर अपने पति का नाम काढ़ के रख लिया था, ताकि जब मैं उन्हें पहली बार मिलूं तो उन्हें वो उपहार स्वरूप दे सकूं। बाबू ने भी पैसों का इंतजाम कर लिया था, इसीलिए सारी तैयारी करने के बाद वो मेरे ससुराल मेरे गौने के लिए बात करने के लिए चले गए। लेकिन जब वो लौट कर आए तो ना जाने क्यों बापू बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। दरवाजे की ओट से खड़े होकर मैं अपने माँ और बापू की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब माँ अंदर आई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मेरे ससुराल वालों ने क्या कहा? तो माँ ने कहा कि वो लोग तुझे 2 हफ्ते के बाद लेने आएंगे। अभी वहाँ कुछ जरूरी काम है, जिस वजह से वो कल नहीं आ सकते। मैंने माँ से कहा, लेकिन बाबू तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। इस पर माँ ने कहा कि अरे तेरे बापू को तो छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की आदत सी हो गई है। इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है जितना वो परेशान हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो तुझे लेने के लिए थोड़े ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे। तो बस इतनी सी बात सुनकर तेरे बापू घबरा गए हैं। कितने सारे लोगों के खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाएगा? लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने उन्हें समझा दिया है और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। माँ की ये बात सुनकर मैं भी बेफिक्र हो गई कि चलो अब बस 2 हफ्ते की बात है। जैसे तैसे 2 हफ्ते बीते और फिर सुबह सुबह ही कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठकर मुझे लेने के लिए आ गए और मेरी विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरे माँ बाप बहुत ही ज्यादा उदास थे और मेरी माँ तो बहुत रो रही थी। मैं खुद भी बहुत रो रही थी। भले ही एक तरफ मुझे अपने पति से मिलने की खुशी थी, लेकिन अपने माता पिता से बिछड़ने का गम भी था। और मेरे छोटे भाई बहन, वो तो बेचारे मुझसे बार बार चिपक चिपक के रो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ही तुम लोगों से दोबारा मिलने आऊंगी। इसके बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अभी तक मैंने अपने पति को देखा नहीं था। मुझे लेने मेरे ससुर जी ही आए थे, जो बहुत ही लंबे चौड़े कदकाठी के और काफी जवान दिखते थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उनके 4 बच्चे हैं। घूंघट की आड़ से बैलगाड़ी से उतरकर जब मैंने सामने नजर डाली तो मेरी आंखों के सामने बड़ी ही खूबसूरत सी हवेली थी, जिसे देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया गई थीं। खुशी के मारे मेरे तो पांव जमीन पे ही नहीं टिक रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझ जैसी गरीब लड़की की किस्मत इतनी तेज है कि मेरी शादी इतने अमीर परिवार में हुई है। माँ ने मुझे अब तक जितना भी बताया था, ये तो उससे कहीं गुना ज्यादा निकला। मेरे गांव में जो जमींदार की हवेली थी, उसे देखकर ही मैं जब तब माँ से कहती थी कि कभी वो भी मुझे जमींदार की हवेली पर ले चले। कम से कम मैं भी तो अंदर से जाकर एक बार देखूं कि हवेली दिखने में कैसी लगती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जमींदार की हवेली से भी ज्यादा बड़ी हवेली एक दिन मेरा इंतजार खुद ही कर रही होगी और मेरा वहां पर स्वागत भी होगा।
थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास मेरे स्वागत सत्कार के लिए आ गई, लेकिन मेरी नजरें जिसे ढूंढ रही थीं, वो मुझे अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद जब सारी रस्में पूरी हो गईं, तो मुझे अंदर ले जाया जाने लगा। मैं अंदर से हवेली देखने के लिए बहुत ही बेताब हो रही थी, लेकिन तभी अचानक हवेली के बाहर ही बने एक बड़े से कमरे की तरफ मेरी सास ने मेरे कदमों को मोड़ दिया। ये देखकर मैं बड़ी हैरान और परेशान हुई कि आखिर ये लोग मुझे इस कमरे में लेकर क्यों आए हैं। शायद मेरी सास मेरे मन में चल रहे इस सारी व्यथा को समझ गई थी और वो मुझे खुद ही बोली कि बहू, दरअसल ऋषि का कमरा यही है। उसने अपनी पसंद से हवेली के बाहर अपना कमरा बनवाया है, तो जब तुम्हारा पति यहाँ रहेगा तो तुम्हें भी तो यहीं पर ही रहना पड़ेगा। उसे खुली जगह पसंद है, बस इसी वजह से वो हवेली के बाहर रहता है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और मन में सोचा कि जब मेरे पति की इसी में खुशी है तो मैं भी इस सब में ही खुश रहूंगी। जब मैं कमरे के अंदर पहुंची तो वो कमरा भी बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा कमरा तो अभी तक मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। सब कुछ बहुत अच्छे से सजाया गया था। मुझे मेरी सुहाग सेज पर बिठा दिया गया और सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार करने लगी, क्योंकि आज पहली बार मैं अपने पति को देखने वाली थी। मैंने तुरंत ही जल्दी से अपने बक्से से वो रुमाल निकाला जिस पर मैंने अपने पति का नाम काढ़ा था। मैंने सोचा कि जब वो आएंगे तो मैं उन्हें ये उपहार दे दूंगी। अपने पति का इंतजार करते करते मुझे रात हो गई, लेकिन ना जाने क्यों पर वो आए ही नहीं, जिस वजह से मैं बहुत थक चुकी थी और चुपचाप लेट गई और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। तभी रात को मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर ये किस चीज का शोर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, पर कौन, ये समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में आई और मुझे खाना देकर चली गई, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मेरे पति अभी तक आए क्यों नहीं। खैर, मैंने सोचा कि जहां मैंने इतने दिन इंतजार किया वहां कुछ घंटे और सही। खाना खाने के बाद मैं एक बार फिर से लेटकर आराम करने लगी। शायद कुछ घंटे ही बीते होंगे कि तभी फिर से मुझे बहुत तेज तेज शोर सुनाई देने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। अभी मैं समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में कोई आया। जब मैंने घूंघट की आड़ से उस इंसान को देखा तो पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी, क्योंकि सामने खड़ा इंसान दिखने में किसी फिल्मी हीरो की तरह था, जो बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देख मेरा मन गुदगुदी से भर चुका था। वो इंसान कमरे के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वो ना जाने किस सोच में पड़ गया और चुपचाप खड़े हो गए। मैंने सोचा कि शायद जिस तरह से मैं घबरा रही हूँ, ये भी घबरा रहे हैं। इसीलिए मैंने खुद से ही हिम्मत करके उनसे कहा, जी आप? तो उन्होंने कहा कि मैं ऋषि। उनके मुंह से ये नाम सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति इतना सुंदर होगा। आज तो मैं खुद को इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझ रही थी। मैं तुरंत ही बिस्तर की एक साइड में खिसक गई, जिसे देखकर मेरे पति समझ गए कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आकर बैठें। लेकिन ना जाने क्यों वो मेरे पास नहीं आए, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खा लिया? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद मैं खुद ही उठकर उनके पास गई और उनकी तरफ वो रूमाल बढ़ा दिया। उन्होंने जब उस रूमाल पे अपना नाम लिखा देखा तो बहुत ही धीमी सी मुस्कान दी और मुझे शुक्रिया अदा करते हुए कहा। इसके बाद मेरे पति ने मुझसे कहा, देखो जानवी, तुम आराम से लेटकर सो जाओ और मैं भी इधर नीचे चटाई पे ही सो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मेरे पति कहने लगे कि देखो, मैं तुमसे जैसा कहता हूँ चुपचाप वैसा ही करो, मुझसे सवाल जवाब मत करो। उसकी इस बात पे मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति आखिर इस तरह का व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मैंने ऋषि से कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो उन्होंने कहा कि देखो, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी सवाल जवाब मत करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप ऊपर बेड पर लेट जाइए, नीचे चटाई पे मैं सो जाऊंगी।
मेरे पति ने मेरी ये बात मान ली और उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी जगह पर लेटकर सो गए। लेकिन मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं कितनी खुश थी, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये अचानक न जाने क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर वाले इन लोगों की आव भगत में कोई कमी रह गई हो और बस इसी वजह से बाहर किसी बात पे कहा सुनी हुई हो जिससे इतना शोर आ रहा था और मेरे पति का मूड इस बात से खराब हो गया हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पति कमरे में नहीं थे। सुबह जब मैं नहा धोकर तैयार हुई, उसके बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई। मुझे लगा कि अब मुझसे सारे खाने पीने की रस्में करवाई जाएंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ साड़ियां दी और मुझसे कहा कि मुझे इस घर में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में पहले से ही ढेर सारे नौकर लगे हुए हैं। इसीलिए मैं आराम से अपने कमरे में रहूं और जब कभी अगर मेरा मन बाहर घूमने का हो तो मैं उनकी नौकरानी इमली से कह दूं, वो मुझे बैलगाड़ी में बिठाकर बाहर घुमा लाया करेगी। इतना कहकर मेरी सास मेरे कमरे से वापस चली गई थी। मुझे तो अब कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। मेरे पति हर रात मेरे कमरे में आते और मुझे बिना कुछ कहे बस पूरी रात मेरे कमरे में बिताने के बाद सुबह उठकर चले जाते। एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो ऋषि ने कहा कि देखो, मैं ये चाहता हूँ कि हम इतने साल अलग रहे हैं, तो अब एकदम से मैं इस तरह से अपने रिश्ते को शुरू नहीं कर सकता। कम से कम पहले हमें एक दूसरे के बारे में सब चीजें अच्छे से जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा, तो जानने और समझने के लिए बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, पर आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। मेरी इस बात पर मेरे पति धीरे से मुस्कुरा दिए और बोले कि तुम बहुत ही तेज हो। उस दिन के बाद से मेरे और मेरे पति के बीच में थोड़ी सी चीजें सुधरने लगी। मैं उनके कुछ काम भी कर दिया करती थी, जैसे कभी उनकी शर्ट में बटन लगाना, उनके कपड़ों को प्रेस करना, उनके कपड़ों को धोना, जबकि वो मुझे बार बार मना करते कि मैं उनके लिए ये सब कुछ ना करूं। लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती करती, क्योंकि मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहती थी। मेरे पति ने बताया कि वो अपने काम के सिलसिले में शहर भी जाते रहते हैं, इसीलिए कभी अगर ऐसा हो कि वो वापस लौटकर रात में कमरे में ना आए तो मैं परेशान ना हूँ। एक दिन ना जाने कैसे, लेकिन मेरे पति दिन में मेरे कमरे में आ गए। वैसे तो वो आज तक कभी भी दिन में कमरे में नहीं आए थे, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे, लेकिन वो दिन में मेरे कमरे में आ गए। उस वक्त मैं एक डायरी पे अपने टूटे फूटे शब्दों में छोटी सी कविता लिख रही थी। दरअसल मुझे बचपन से ही किस्से कहानियां लिखने का शौक है, लेकिन क्योंकि गरीबी की वजह से मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख तो पाई नहीं थी और इसीलिए मुझे तो जैसे लिखना आता था बस मैं वैसा ही लिखती थी। ये कहते हुए जब मेरे पति ने मुझे देखा तो वो एकदम से दंग रह गए। मैंने उनसे वो डायरी छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और फिर उन्होंने जब मेरा लिखा हुआ देखा तो मेरी बहुत तारीफ करने लगे, लेकिन मुझसे बोले कि मैंने इतना गलत गलत क्यों लिखा है। तो मैंने उन्हें बताया कि दरअसल मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। मेरे पति ने कहा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अपने पति की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें भी लिखने का शौक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहीं से अपनी ढेर सारी डायरियां लाकर दिखाईं, जिनमें उन्होंने न जाने कितना कुछ लिख रखा था, जिसे देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप ये सब इस कमरे में क्यों नहीं रखते? मेरा वैसे भी दिन भर समय पास ही नहीं होता, तो मैं आपकी लिखी हुई इन सारी कहानियों को पढ़ूंगी। इस बात पे मेरे पति खुश हो गए। बोले, क्या सच में तुम मेरे लिखी हुई कहानियों को पढ़ोगी? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे किस्से कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है। इन सब चीजों से धीरे धीरे मेरे और मेरे पति के बीच की दूरियां मिटने लगीं। एक दिन मेरे पति ऋषि मुझसे बोले कि तुम कहती थी ना कि तुम बोर होती हो, तो चलो आज मैं तुम्हें अपने बागों की तरफ घुमा के लाता हूँ, लेकिन तुम एक पुरानी साड़ी पहन लो और ऊपर से शॉल डाल लेना,
और मैं भी गमछे से अपना चेहरा लपेट कर ही चलूंगा। मैंने उनकी इस बात से हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगे कि दरअसल अगर पिताजी को पता चला कि मैं अकेले ही तुम्हें बागों की तरफ घुमाने ले गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए हमें छुपकर ही जाना होगा। छुपने की बात पे तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। इस तरह से तो मैं अक्सर अपने घर पर भी किया करती थी जब भी मुझे बागों में आम तोड़ने जाना होता था। इसके बाद हम दोनों पति पत्नी भेष बदलकर चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए हवेली से बाहर चले गए। इतने समय के बाद बाहर निकलकर बाहर की ताजी हवा खाने के बाद मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। मैंने अपने पति को धन्यवाद दिया कि वो मुझे इस खुली हवा में बाहर लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसके लिए ना जाने कब से तरस रही थी, वो कहने लगे कि उन्हें भी इतनी शांत और हरी भरी जगह में बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। थोड़ी देर में ऋषि के पास ही बैठी रही, तभी अचानक से ऋषि ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वो इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहे थे कि मैं तो उसमें डूबती ही चली गई। ना जाने कब मैंने अपना सर उनके कंधों पर रख दिया था। जब उन्होंने बांसुरी बजाना बंद किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक बहुत ही खूबसूरत सपने से बाहर आई हूँ। मैंने कहा कि आप तो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं। ऋषि ने कहा, क्या सच में तुम्हें मेरी बांसुरी पसंद आई है? मैंने कहा, हाँ, इतनी सुरीली बांसुरी तो मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, लेकिन आप हर रोज इसे क्यों नहीं बजाते हैं? मैंने आज आपको पहली बार इसे बजाते हुए सुना है। इस पर ऋषि थोड़ा सा उदास हो गए, कहने लगे क्योंकि घर में किसी को भी मेरा बांसुरी बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा, लेकिन क्यों, आप तो कितना अच्छा बजाते हैं। ऋषि ने कहा, तो फिर ठीक है, अब जब भी मेरा बांसुरी बजाने का मन करेगा तो तुम मेरी बांसुरी सुनोगी। मैंने कहा, बिल्कुल। ऋषि ने कहा, मेरा अभी तक कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि चलो कम से कम धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब तो हो रही हूँ। 2 दिन के बाद ही रात को अचानक से मुझे फिर से वैसा ही शोर सुनाई दिया जैसा कि पहले दिन सुनाई दे रहा था, लेकिन आज मुझे इतना समझ में आ रहा था कि ये जो कोई भी चिल्ला रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुर जी ही हैं। लेकिन वो न जाने किस बात पर चिल्ला रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन जब मेरे पति आए थे तो उनका चेहरा बहुत ही उदास था। मैंने उनसे उस दिन अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात करने की सोची थी, लेकिन वो मुझसे कुछ कहने लगे कि वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो मुंह फेर कर लेट गए और इधर मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे पति मुझ में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। उस दिन के बाद से करीब 2 हफ्ते तक ऋषि मेरे कमरे में नहीं आए। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ऋषि इतने दिन तक आए ही ना हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति न जाने कहाँ चले गए। इधर मेरे कमरे में मुझे इमली खाना देने के लिए आई थी, लेकिन वो भी मुझे इस बात का कुछ ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर और जो नौकर हैं उनमें से किसी से पूछने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन अपने कमरे का दरवाजा पहली बार खुद से धीरे से खोला और बाहर झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर डर के बाहर की तरफ झांक रही थी, क्योंकि मैं नहीं ये चाहती थी कि मेरे ससुराल वालों में से कोई भी मुझे ऐसा कुछ करते देख ले, वरना ना जाने कितना बड़ा बवाल हो जाता। इधर मैं इस मौके की तलाश में थी कि कोई नौकर मेरे कमरे के बाहर से गुजरे और मैं उससे ऋषि के बारे में पूछूं कि तभी अचानक मैंने सामने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने सामने के एक कमरे की बालकनी में ऋषि को खड़े हुए देखा। इसका मतलब ऋषि शहर नहीं गए हुए थे, वो यहीं हवेली में हैं। लेकिन फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? मेरे दिमाग में एक साथ न जाने कितने सारे सवाल आने लगे। अब मुझे जरा सा भी इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए उसी रात मैं दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा तो जो भी पहरेदार थे वो सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चुपचाप हवेली के अंदर पहुंची, लेकिन मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। मैंने सोचा कि मैंने ऋषि को जिस कमरे में देखा था वो ऊपर की तरफ था।
यानी कि मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जब मैं गई तो वहां और भी कई सारे कमरे थे। अब मुझे किस कमरे में जाना था ये समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे बगल के एक कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती सुनाई दी। मैंने सोचा कि मैं एक बार झांक कर देखती हूँ, और जब मैंने उस कमरे में झांका तो मेरे ऊपर तो बिजली ही गिर गई थी। उस कमरे में मेरे पति एक दूसरी औरत के साथ बैठे हुए थे और वो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, और वो औरत अपने साज श्रृंगार में बहुत व्यस्त थी। ये देखकर तो मेरी आंखों से ढेर सारे आंसू झरझर गिरने लगे थे। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि अब तक मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं तुरंत ही दौड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और उस पूरी रात मैं फूट फूट कर रोती रही। ऋषि ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर उन्हें एक औरत की इतनी ही जल्दी थी तो फिर वो मुझे पहले ही विदा करवा कर लेकर आ जाते। फिर मुझे समझ आने लगा कि शायद इतने सालों में मैं तो यहाँ पर रही नहीं हूँ, और ऋषि तो अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। शायद जब ये कॉलेज में पढ़ने गए होंगे तो वहीं पे इन्हें ये औरत पसंद आ गई होगी और बस ये इसे यहाँ पर ब्याह कर ले आए होंगे। लेकिन क्या मेरे माँ बाप को भी इस सब के बारे में पता था, या फिर ऋषि और उनके घर वालों ने मेरे माँ बाप को भी धोखा दिया है? यही सब सोचते हुए पूरी रात निकल गई। लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं एक दूसरी औरत बनकर पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। इसीलिए अगले दिन मैं हवेली में अपने सास ससुर से ये कहने के लिए गई कि अब मैं उनके बेटे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ना सिर्फ उनके बेटे ने बल्कि उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पर मुझे नहीं पता था कि अभी आगे जो भी होने वाला है उससे तो मेरे होश ही उड़ जाएंगे। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तभी मेरे कानों में मेरे ससुर जी की आवाज पड़ी। वो मेरे पति पर बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और मेरे पति चुपचाप एक जगह पर बैठे हुए थे। मेरे ससुर जी ने मेरे पति से कहने लगे कि अगर तुमने हमें इस घर का वारिस नहीं दिया तो इसका तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरे पति कहने लगे कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो आप मुझसे चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर तो एक बार फिर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति ऋषि ने कहा कि वो नंदिनी के अलावा कभी भी किसी औरत के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन तभी मेरी सौतन मेरे पति से बोली कि लेकिन मुझे जब इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी दूसरी औरत के साथ अपना वंश बढ़ाएं, तो फिर आपको इस सब से क्या दिक्कत है? इस पर मेरे ससुर जी भी बड़े ही फक्र के साथ बोले, देखा, जब बहू को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तू अपनी ये जिद क्यों नहीं छोड़ देता? तेरी अकल पे ये मिट्टी क्यों पड़ी हुई है? इतने में ही मेरे पति के बड़े भाई कहने लगे, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी हो पाएगा। आप कहें तो मैं उनके इतना कहते ही मेरे ससुर जी उन पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, अगर तू ही इस काबिल होता तो मुझे उस गरीब लड़की को ऋषि के गले से क्यों बांधना पड़ता? तेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन आज तक तूने एक बकरी का बच्चा तक नहीं दे पाया। इंसान का बच्चा तो दूर की बात है। इसीलिए अपना मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। उन सब की बातें मुझे हैरानगी की इंतहा पर ले जा रही थी। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। तभी मुझे लगा कि शायद उस तरफ कोई आ रहा है। डर की वजह से मैं तुरंत वापस अपने कमरे में पहुंच गई। अब तो मुझे और भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर हो क्या रहा है। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में दुबक गई। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने मुझे ये कैसे घर में ब्याह दिया था? यहाँ पे तो किसी की कोई मान मर्यादा ही नहीं है। मैं अभी यही सब सोच रही थी कि तभी बाहर बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ बाहर पानी बरसने लगा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया और चुपचाप लेट गई। आधी रात के करीब मेरे कमरे का दरवाजा अचानक से खुला, जिससे मैं बुरी तरह से डर गई। और जब मैंने बिजली की चमक में सामने खड़े हुए शख्स को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुर जी थे। और उस वक्त उनकी जो हालत थी उसे देख मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किस इरादे से मेरे कमरे में आए हैं
और फिर उन्होंने वही करना शुरू किया जिसके लिए वो ऋषि से कह रहे थे। उस वक्त उनके ऊपर हैवान सवार था। मैंने उनसे कई बार मिन्नतें की कि मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी चीखों को सुनता। मैंने भी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। इससे पहले कि मेरी जिंदगी खराब होती कि तभी किसी ने मेरे ससुर जी को कस के खींच कर दूर किया और उन्हें एक जोरदार का धक्का दिया। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि ऋषि ही खड़े थे। उन्हें देखकर मेरी सांस में सांस आई थी। ऋषि अपने पिता को घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। ऋषि भी अपना सर पकड़कर मेरे पास ही बैठ गए। उन्होंने मुझे साड़ी से अच्छे से ढका। मैंने रो रो कर उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया। जब मैं उन्हें पसंद ही नहीं थी और उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी, तो फिर वो मुझे विदा कराकर अपने घर पर क्यों लेकर आए। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों किया। इस पर ऋषि ने कहा कि तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, बल्कि धोखा तो हम दोनों के साथ हमारी किस्मत ने किया है। मैंने उन्हें हैरानी से देखा। उसके बाद ऋषि ने बताया कि दरअसल वो मेरे पति नहीं हैं। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी जिस लड़के से बचपन में हुई थी, उन लोगों की दहेज की मांग काफी ज्यादा थी, जिसे तुम्हारे पिताजी पूरी नहीं कर पाए। इस वजह से उन लोगों ने तुम्हें विदा करने से मना कर दिया और इधर मेरे घर में मेरे बड़े भाई को काफी सालों से कोई भी बच्चा नहीं हुआ और मेरी शादी को भी 5 साल हो चुके हैं, पर मेरी बीवी में कमी है, जिस वजह से वो भी मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए मेरे पिताजी एक ऐसी लड़की की तलाश करने लगे थे जो कि गरीब हो और जिससे वो सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ससुराल वालों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेरे पिता से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था। उसके बावजूद भी तुम्हारे ससुराल वालों ने किसी दूसरी पैसे वाली लड़की से अपने बेटे को ब्याह दिया और इधर जो कर्जा तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से लिया था, उसे अब वो चुका नहीं पा रहे थे। तो उसके बदले में मेरे पिता ने तुम्हारा सौदा कर लिया और तुम्हारे पिता भी मजबूर होकर इस सौदे के लिए मान गए। लेकिन शायद तुम्हारे माँ बाप इस सब से बहुत शर्मिंदा होंगे। इस वजह से उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया और उन्होंने तुमसे यही कहा कि तुम्हें तुम्हारा पति लेने आ रहा है। तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं कभी तुम्हारे करीब क्यों नहीं आता था, तो उसकी वजह यही थी क्योंकि मैं चाहकर भी बाकी सबकी तरह तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता था। लेकिन आज मेरे पिता ने सारी हदें पार कर दी है। वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए इस कदर गिर गए कि वो इतना घटिया काम करने पर उतारू हो गए। अब तक बाहर बारिश रुक चुकी थी और सवेरा हो चुका था। मैंने अपने सारे कपड़े बक्से में रखे। जब मैं वहां से चलने लगी तो ऋषि ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऋषि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, जानवी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कहा, जब आपका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ। मेरा इतना कहना था कि ऋषि ने तुरंत ही मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऋषि ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसने मेरी जरा सी भी परवाह नहीं की। उसे कभी भी मेरे प्रेम की कदर ही नहीं हुई। उसे सिर्फ धन दौलत, सजना सवरना, बस सिर्फ इससे ही मतलब है। उसने मुझसे शादी ही सिर्फ इसलिए की ताकि वो एक ऐशो आराम से भरी हुई जिंदगी जी सके। उसने कभी भी मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं को ना जानने की कोशिश की और ना ही ये कभी जाना कि मेरी किन चीजों में रुचि है या नहीं। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मेरी इच्छाओं को कभी भी मान नहीं दिया। तुम वो पहली इंसान थी जिसने मेरी पसंद नापसंद को जाना और उसे महत्व दिया। तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों में जो सुकून मुझे मिला है वो आज तक कभी नहीं मिला। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ऋषि का इतना कहना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद ऋषि ने अपने परिवार को अपना फैसला सुना दिया कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे रहे हैं और मुझसे शादी करके वो शहर में जाकर बस जाएंगे। पहले तो उनके परिवार में इस सब का विरोध किया गया,
लेकिन ऋषि ने किसी की भी नहीं सुनी और ऋषि शहर चले आए, जहाँ पे ऋषि के नाम पे पहले से ही जो मकान था वहां पर हमने रहना शुरू कर दिया और हम फिर से एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।